वापस स्टार्ट करने वाले हैं अपने पुराने जो महाराणा कुंभा के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे उसके बारे में, उसकी उपाधियों की बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में अपन उसकी जो उसको किस किस की उपाधियाँ प्राप्त थी और उसने उसके पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ अपन ने, उसने कौन कौन से युद्ध किए उसके बारे में अपन स्टडी कर लिए थे। ठीक है, उसके साथ ही अपन ने विजय स्तंभ के बारे में स्टडी कर ली थी जो कि महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं महाराणा कुंभा के द्वारा गुजरात पर संधि, यानी कि गुजरात पर आक्रमण किया था उसने। कैसे किया कि महमूद खिलजी, वहाँ का शासक था महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन अहमद शाह। ठीक है, दोनों ने क्या किया, एक मोहम्मद खिलजी जो था वो पश्त था, कौन सा वाला था, पश्त वाला, और कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने, दोनों ने मिलकर रणनीति से महाराणा कुंभा को हराना चाहा, लेकिन कुंभा हार नहीं सका उनसे और कुंभा ने गुजरात पर आक्रमण कर लिया और वह जीत गया। इस जीत की खुशी में उसने क्या किया, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि की। इसके उपलक्ष्य में उसने क्या किया, कुशल माता मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर करवाया, चंपानेर की संधि जब 1456 ईस्वी में हुई तो इसके उपलक्ष्य में यानी कि जीत के उपलक्ष्य में क्या किया, कुशल माता का मंदिर का निर्माण करवाया। वो कहाँ पर है, बदनौर भीलवाड़ा में। ठीक है, ओके। इसके बाद कुंभा का नागौर पर आक्रमण। देखो, दो आक्रमण इंपॉर्टेंट है, एक तो है कुंभा का नागौर पर आक्रमण और एक है कुंभा के द्वारा जो सारंगपुर का युद्ध किया गया था वो। ठीक है, और चंपानेर की संधि भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चंपानेर की संधि याद रखना है, कुंभा का नागौर पर आक्रमण अभी जो बताऊंगा उसको याद करना और सारंगपुर का युद्ध याद करना। ठीक है, कुंभा, ठीक है, ओके। जब 1458 ईस्वी में कुंभा ने क्या किया, नागौर पर आक्रमण किया। उससे पहले नागौर का शासक था फिरोज खां। क्या था, फिरोज खां, वह नागौर का शासक था। ठीक है, उसके दो पुत्र थे, एक तो था मुजाहिद खां और एक था सिम्स खां। क्या क्या नाम था, मुजाहिद खां और सिम्स खां। मुजाहिद का छोटा पुत्र था, क्या था, छोटा पुत्र। ठीक है, ओके। और सिम्स खां क्या था, बड़ा पुत्र था। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह खान ने क्या किया कि अपने बड़े पुत्र को तो राजगद्दी पर नहीं बिठाया और किसको बिठाया, छोटे पुत्र मुजाहिद खां को। ठीक है, जब उसके द्वारा नागौर पर शासक कर लिया गया। ठीक है, किसके द्वारा, मुजाहिद खां के द्वारा, और सिम्स खां को गद्दी पर नहीं बैठने दिया तो सिम्स खान ने सहायता मांगी किससे, महाराणा कुंभा से, कि मेरे को गद्दी पर नहीं बैठने दे रहे तो आप मेरी सहायता करो। ठीक है, जब कुंभा को इस बात का पता चला तो कुंभा ने क्या किया, सिम्स खान की मदद की, मतलब कि हेल्प की उसकी। ठीक है, उसकी हेल्प करने पर उसने क्या किया, जो मुजाहिद खां था, क्या था, जो मुजाहिद खां था उससे उसने युद्ध जीत लिया। ठीक है, युद्ध जीतने के बाद जो मुजाहिद खां था वो तो भाग गया गुजरात। ठीक है, गुजरात भाग जाने के बाद उसकी कुंभा की सहायता से सिम्स खान ने क्या किया, गद्दी पर राज कर लिया। लेकिन कुंभा ने उसको शर्त बताई कि आपको ये शर्त माननी पड़ेगी, तब तो आप गद्दी पर बैठ सकते हो। तो कुंभा ने कहा कि आप एक तो हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़वाओगे। ठीक है, आपको द्वारा हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन सिम्स खान ने थोड़े दिन के लिए वचन रखा और 1-2 साल बाद वह हिंदू मंदिरों को तोड़वाने लगा। फिर बाद में क्या हुआ कि जब कुंभा ने सिम्स खान के द्वारा ये सब देखा कि ये तो हिंदू मंदिर तोड़वा रहा है, तो कुंभा ने सिम्स खान पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब आक्रमण किया तो फिर कुंभा जीत गया 1458 के ईस्वी के युद्ध में और कुंभा का नागौर पर आक्रमण हो गया। इस प्रकार हम कुंभा का नागौर पर आक्रमण को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इसको आराम से 1-2 बार देखना, आपको याद हो जाएगा। आप इसको ऐसे बनाओ कि फिरोज खां था, उसके 2 पुत्र थे, एक तो मुजाहिद खां और एक सिम्स खां। ठीक है, मुजाहिद खां क्या था, छोटा पुत्र, सिम्स खां था बड़ा पुत्र। फिरोज खां ने क्या किया, मुजाहिद खां को नागौर का शासक बना दिया। लेकिन जब सिम्स खां को नागौर का शासक नहीं बनाया तो वह किसकी शरण लेता है, महाराणा कुंभा की शरण लेता है। ठीक है, महाराणा कुंभा की शरण लेता है तो कुंभा ने क्या किया कि उसकी हेल्प करने पर मुजाहिद खां से उसने युद्ध किया और वह जीत गया कुंभा। ठीक है, युद्ध जीतने के बाद जो मुजाहिद खां है वो तो गुजरात भाग गया और कुंभा ने युद्ध जीत लिया और सिम्स खां पर बैठा दिया। ठीक है, गद्दी पर उसने कुंभा ने सिम्स खां से कहा कि आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। उसने बोला कि बताओ, तो कुंभा ने बोला कि आपको हिंदू मंदिरों को तोड़वाने पर रोक लगानी होगी। ठीक है, तो भाई आप हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़वाओगे। तो सिम्स खां ने बोल दिया ठीक है नहीं तोड़वाऊंगा। लेकिन 1-2 महीने या 3-4 महीने के बाद उसने वापस हिंदू मंदिर तोड़वाने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही ये खबर महाराणा कुंभा को लगी, तो उसने सिम्स खां पर आक्रमण कर दिया और सिम्स खां पर आक्रमण करने के बाद कुंभा ने
वह युद्ध जीत लिया और इस प्रकार कुंभा का नागौर पर आक्रमण हुआ और वह इस युद्ध को जीत गया। कब कब हुआ ये? 1458 ईस्वी में। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, ओके। इसके बाद में बात करने वाले हैं अपन, हाँ, इसके बाद में कुंभा को राजस्थान में, अच्छा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए इसमें। ठीक है, कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? चित्रकला और स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब अपन और इस एक फारुखसियर ने कुंभा को क्या कहा? कला, कलम और कटार की त्रिवेणी कहा। क्या कहा? कला, कलम और कटार की त्रिवेणी कहा। फारुखसियर ने कुंभा को कला, कलम और कटार की त्रिवेणी कहा। अच्छा, ये उधर बन गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, फखरुद्दीन ने कुंभा को कला, कलम की कटार की त्रिवेणी कहा। ठीक है, और वीर विनोद कवि श्यामल दास के अनुसार, वीर विनोद जिसने जिसने जिसे कवि श्यामल दास ने उसे हाल गुरु की उपाधि दी। ठीक है, हाल गुरु यानी कि जो मतलब कि सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण करवाता है। जैसे कि इसने मेवाड़ की 84 दुर्गों में से, कितने दुर्गों में से? 84, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हाल गुरु बोलते हैं। ठीक है, और कुंभा का किला कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। ठीक है, अब अपन एक एक किले को लेते हैं, आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, और कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। अचलगढ़ सिरोही में, बसंतगढ़ सिरोही में, बेराट, बोमट और श्रृंगार चौरी यानी चौरी, चौधरी नहीं, यहाँ पर चौरी है। ठीक है, श्रृंगार चौरी का मंदिर का निर्माण कब कहाँ करवाया? चित्तौड़गढ़ में। इसको ऐसे याद करना, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बेराट, बोमट, पटार। अचलगढ़, बसंतगढ़, बेराट, बोमट, बसंतगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, बसंतगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बेराट, बोमट। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। देखो, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बेराट, बोमट, इनको 5 को याद करना। ठीक है, ओके। और कुशल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में बनाया। ठीक है, ओके, ये बदनौर भीलवाड़ा आ गया। इसके बाद में कुंभलगढ़ का किला। अब कुंभलगढ़ के किले की बात करते हैं अपन। ठीक है, कुंभलगढ़ का किला, ये क्या है? कुंभलगढ़ का किला है। ठीक है, मान लो कि ये कुंभलगढ़ का किला है। ठीक है, ओके। अब इसकी प्राचीर द्वार, इसकी चारों तरफ एक दीवार है। क्या है इसकी चारों एक दीवार, जिसकी लंबाई कितनी? 36 यानी कि 36 किलोमीटर है इसकी दीवार। ठीक है, यह भारत की महान दीवार है। क्या है? महान दीवार यानी कि बड़ी दीवार या महान दीवार है। देखो, पहला पॉइंट कि प्राचीर लंबाई इसकी कितनी है? 36 किलोमीटर है। प्राचीर लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की महान दीवार है। क्या है? भारत की महान दीवार। इसको लिखते जाना आप। ठीक है, और इसके अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग। क्या है? कटारगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, इसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग है। ठीक है, इस दुर्ग को क्या बोलते हैं? इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं मेवाड़ की आंख? जब महाराणा कुंभा किसी भी मतलब कि कोई भी संदेश आता था या फिर कुछ भी होता था तो वह वहाँ पर जाते थे। ठीक है, और वहाँ से पूरे मतलब कि जो भी मेवाड़ था उसको पूरी अपनी आंखों से देखते थे। ठीक है, इसलिए कुंभलगढ़ के को मेवाड़ की आंख बताया गया है। ठीक है, कटारगढ़ दुर्ग ऊपर ऊपर था और वहाँ से झांकते थे वो तो पूरा मेवाड़ उनको दिख जाता था, इसलिए वह एक आंख की तरह कार्य कर रहा था। ठीक है, वह जो कटारगढ़ दुर्ग है वह आंख की तरह कार्य कर रहा था। ठीक है, ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख बोलते हैं। और जो महाराणा कुंभा है वहाँ से पूरे राज्य को देखता था। ठीक है, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख बोलते हैं। ठीक है, और कुंभा का निवास स्थल भी वही था, यानी कि कटारगढ़ जो दुर्ग था, जो कटारगढ़ जो दुर्ग है वो क्या है? मेवाड़ की आंख है और कुंभा का निवास स्थान है। ठीक है, अब एक शायर हुए यानी एक कवि हुए हैं अब्बुल फजल। एक कवि हुए अब्बुल फजल। अब्बुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा? अब्बुल फजल ने कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतना बुलंदियों यानी कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ ये दुर्ग कि इसके नीचे से ऊपर देखने पर, यानी कि जस्ट इसके नीचे से ऊपर देखेंगे ना अपन, इसके नीचे से ऊपर देखेंगे ना तो क्या होगा कि अपने सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। यह कथन किसका है? अब्बुल फजल का है। किसका है? अब्बुल फजल का है। ठीक है, यदि अपन इसके नीचे जाएंगे और देखेंगे तो अपने सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। यह कथन किसका है? अब्बुल फजल का है। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का अंतर्दुर्ग कौन सा है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का अंतर्गुद दुर्ग कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग, क्योंकि वह बीच में बना हुआ है उसके। ठीक है, इसलिए वह अंतर्दुर्ग है। ठीक है, या फिर उसके अंदर ही बना हुआ है। ओके, अब बात करते हैं इसके अंतिम पॉइंट की।
1468 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में कुंभा को पुत्र उदा ने मारा, यानी कि इसे पितृहंता बोलते हैं, यानी कि उदा को पितृहंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता किसे बोलते हैं? उदा को। किसकी हत्या की थी इसने? कुंभा की हत्या की थी, यानी कि इसके पिताजी की हत्या की इसने। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब अचलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करने वाले हैं अपन। अचलगढ़ दुर्ग, जो अचलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग का कहाँ बना हुआ है? यह सिरोही में बना हुआ। कहाँ बना हुआ है? सिरोही में बना हुआ। इसको सीधा सीधा याद करना अपन। यह महल ओखा रानी का महल कहलाता है। किसका महल कहलाता है? ओखा रानी, यानी कि ओखा रानी इस महल में निवास करती थी। ठीक है, इस महल को सावन भादो झील भी कहते हैं। सॉरी, इस महल में क्या बनी हुई है? सावन भादो झील। अब देखो, इस सावन भादो झील कहाँ बनी हुई है? इस महल में बनी हुई है, यानी कि अचलगढ़ जो का किला है, अचलगढ़ का किला है, वहाँ पर क्या बनी हुई है? सावन भादो झील बनी हुई है, ओखा रानी का महल बना हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे हैं सावन भादो महल। सावन भादो महल डी के भरतपुर में बने हुए हैं। ठीक है, सावन भादो नहर कोटा, सावन भादो कढ़ाई बीकानेर देशनोक। अब इसको कैसे याद करना है, इसको देखते हैं। अब देखो, महल तो आपको पता ही है, महल तो आपको पता ही है। अब आप डायरेक्ट ऐसे मत करना कि महलों की नगरी उदयपुर है, ऐसे नहीं। सावन भादो का मतलब यानी सावन और भादो में क्या आती है? मतलब पानी आता है, तो जल महल हो गए। तो जल महल कहाँ पर है? डीग में है। तो यानी कि इसको ऐसे याद करो कि जल महल कहाँ पर है? डीग भरतपुर में। और नहर, यानी कि नहर से सप्लाई कहाँ पर होती है? कोटा में, यानी कि सावन भादो के महीने में भी नहर से कोटा में सप्लाई होती है। ठीक है, और सावन भादो कढ़ाई कहाँ पर है? बीकानेर देशनोक में। ओके, इसको क्योंकि जरूरी नहीं है कि सावन भादो झील ही आई, अपने सावन भादो महल भी आ सकता है, सावन भादो नहर भी आ सकती है, सावन भादो कढ़ाई भी आ सकती है। ठीक है, इसके बाद में जो इसके गुरु थे, इनके गुरु थे, कुंभा के गुरु थे एक सारंग व्यास। इनके गुरु थे, उनका गुरु का नाम था सारंग व्यास। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की। उनमें से प्रसिद्ध ग्रंथ है, पहला है संगीत राज। पहला कौन सा? संगीत राज, यानी कि इसे सर्वश्रेष्ठ संगीत ग्रंथ बताया गया है। क्या बताया गया? सर्वश्रेष्ठ संगीत ग्रंथ बताया गया है। अब कैसे? कि इस ग्रंथ में जब यह संगीत ग्रंथ लिख रहे थे, या फिर संगीत ग्रंथ, यह सर्वश्रेष्ठ संगीत ग्रंथ है, तो इसमें किस किस का प्रयोग किया गया? एक तो नृत्य का प्रयोग किया गया, और एक वाद्य का प्रयोग किया गया, और एक संगीत का। यानी कि संगीत राज जो ग्रंथ है उसमें नृत्य का, वाद्य का और संगीत तीनों विधाओं का उपयोग किया गया है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सर्वश्रेष्ठ संगीत ग्रंथ बोलते हैं। यानी कि सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? जिसमें नृत्य भी हो, जिसमें संगीत भी हो, तीनों का कंबाइंड रूप क्या कहलाता है? संगीत राज, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो सर्वश्रेष्ठ संगीत ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। दूसरा है संगीत मीमांसा। कौन सा? संगीत मीमांसा। तीसरा है सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध। चौथा कौन सा है? रसिक प्रिय का टीका। चौथा कौन सा है? रसिक प्रिय का टीका। और एक और लिख लो, काम रतिसार। काम रतिसार। पांचवा कौन सा? काम रतिसार। ये पांच है इनके, काम रतिसार, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज, रसिक प्रिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन कुंभा को जो प्रधान, यानी कुंभा का एक प्रधान शिल्पी था, उसका नाम था मंडल। क्या नाम था? मंडल था। ठीक है, इसके द्वारा भी रचनाएं रचित की गई है, उनको भी अपन देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इनसे ही संबंधित है। क्वेश्चन आ जाए कि किसकी यह रचना किसके द्वारा, यानी कि माना कि रूप मंडन किसके द्वारा रचित की गई थी, तो यह किसके द्वारा रचित की गई थी? मंडल के द्वारा। ठीक है, ओके। तो ये चार है, राजा वल्लभ, सॉरी, एक तो राजा वल्लभ, एक शकुन मंडल, एक रूप मंडल, एक प्रसाद मंडल। ठीक है, राजा वल्लभ, शकुन मंडल, रूपन मंडल और प्रसाद मंडल, ये चारों जो रचनाएं हैं, ये जो चारों रचनाएं है, राज वल्लभ, शकुन मंडल, सॉरी राजा नहीं, राज वल्लभ है, राज वल्लभ, शकुन मंडल, रूप मंडल और प्रसाद मंडल, ये चारों जो रचनाएं है, ये चारों जो रचनाएं वो किसके द्वारा रचित की गई? मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? मंडल के द्वारा। ठीक है, और अब लास्ट पॉइंट आता है कि मेवाड़ का पितृहंता, पहले बता दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसकी मृत्यु कब हुई? 1668 ईस्वी में। कब हुई थी? 1668 ईस्वी में। किसकी मृत्यु हुई? यह है कुंभा की मृत्यु हुई। ठीक है, और किसने की इसकी मृत्यु? इसके पुत्र उदा ने। किसने की? पुत्र उदा ने। इसलिए उदा क्या बोलते हैं? मेवाड़ का पितृहंता। ठीक है, तो दोस्तों अपना
आज का वीडियो पूरा होता है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। और यह वीडियो इसमें पूरा ही, यानी कि अब अपन इससे एमसीक्यू करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि अपन ने कितना स्टडी किया है, ठीक है। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो इसका एक बार फटाफट रिवीजन मार लेते हैं। क्या फटाफट रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी सुन लेना आप मेरे से, ठीक है। ओके, जितना जल्दी सुनोगे उतना जल्दी आपको रिवीजन हो जाएगा। फटाफट बोलते हैं। पिता का नाम मोकल, पिता का नाम मोकल। जन्म कब हुआ? 1403 ईस्वी में। किसका? महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ? 1403 ईस्वी में। और 1433 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने राजगद्दी पर बैठ गए, यानी कि 30 साल की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठ गए, ठीक है। माता का नाम सौभाग्य देवी, पत्नी का नाम सुमति झाली, यानी कि सुमति झाली को क्या बोलते हैं? यह रैदास, इसने रैदास को अपना गुरु बनाया था, ठीक है। और राजस्थान में भक्ति परंपरा का प्रारंभ भी ये सुमति जो झाली है इसके काल से ही हुआ, ठीक है। पुत्री का नाम रमाबाई, आपको पता ही है, ठीक है। साहित्य में बागीश्वरी बोलते हैं। जो रमाबाई है, अपन रमाबाई का वर्णन क्यों किया गया है यहाँ पर? क्योंकि यह साहित्य में बागीश्वरी भी मानी जाती है, यानी कि साहित्य में इसे क्या बोलते हैं? बागीश्वरी, ठीक है। अब जो महाराणा कुंभा इसकी बात करते हैं तो हाल गुरु, हाल गुरु क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसने 84 कुंभों में से 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ में करवाया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हाल गुरु बोलते हैं। इसे अभिनव भट्टाचार्य बोलते हैं। इसे अभिनव भट्टाचार्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि संगीत क्षेत्र में निपुणता के कारण, यानी कि संगीत क्षेत्र में यह बहुत बड़ा ज्ञानी था, ठीक है। इसे राणो रासो भी बोलते हैं, यानी कि विद्वानों का आश्रयदाता, यानी कि जो विद्वान आते थे उनको आश्रय देता था, यानी कि शरण देता, शरण नहीं मतलब कि आश्रय देता था इनको, ठीक है। ओके, हाल गुरु बता दिया। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि हिंदू सुल्तान यानी कि समकालीन, यानी कि मुस्लिम शासकों द्वारा उपाधि दी गई इसे, यानी कि किसके द्वारा उपाधि दी गई इसे? मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू सुल्तान कहा गया इसे, ठीक है। ओके, और हाल गुरु यानी कि दुर्गों का स्वामी होने के कारण कहा गया, क्यों? क्योंकि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया। ओके, सेल गुरु भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि शस्त्रों के में निपुण होने के कारण। अब सेल से आप शस्त्रों को याद कर सकते हैं, जैसे स से सेल, स से शस्त्र, ठीक है। चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण। धीमान, धीमान मतलब कि बुद्धिमान होने के कारण, ठीक है, यानी कि बुद्धिमान पूर्ण कार्य करने के कारण इसे क्या कहा गया है? धीमान। और राजगुरु, दान गुरु, महागुरु, परम गुरु आदि इनको उपाधियां दी गई है। ओके, कुंभा के पिता का नाम बता दिया मोकल। मोकल की माँ का नाम हंसाबाई। हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल की बहन थी, ठीक है। रणमल की बहन थी, ठीक है। रणमल ने हंसाबाई का विवाह किसके साथ करवाया? लाका के साथ करवाया। और इसके पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या था? मोकल। मोकल का संरक्षण कौन था? राव चूड़ा था, ठीक है। ओके, 1403 में राज्याभिषेक किसका हुआ? मोकल का हुआ। और 1433 में किसका हुआ? महाराणा कुंभा का हुआ, ठीक है। मारवाड़ को राव रणमल को बुला, मतलब कि जो हंसाबाई है, हंसाबाई क्या करती है? रणमल को मारवाड़ बुला लेती है, क्यों? क्योंकि सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। मोकल की हत्या किसने की? चाचा मेरा महपा पवार और चाचा के पुत्र इक्का ने की, ठीक है। जब ये हत्या कर देते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? मालवा चले जाते हैं। किसकी शरण लेते हैं? ये महमूद खिलजी की शरण लेते हैं, ठीक है। जब कुंभा के द्वारा ये इनके हत्यारों का बदला लेता है तो महमूद खिलजी को बोलता है कि ये जो शरण में आए हुए हैं इनको मेरे पास भेज दो। तो महमूद खिलजी क्या बोलता है कि मैं अपने शरण में आए हुए किसी को भी वापस नहीं भेजता। तो महाराणा कुंभा किसके साथ युद्ध करता है? महमूद खिलजी के साथ युद्ध करता है। वो युद्ध क्या कहलाता है? सारंगपुर का युद्ध कहलाता है, ठीक है। इस युद्ध के में कौन जीत जाता है? महाराणा कुंभा जीत जाता है। और इसमें विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करता है? विजय स्तंभ का निर्माण करता है, ठीक है। और विजय स्तंभ को बता दिया मैंने कि नौखंडा महल, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, ये सब इसके नाम है, ठीक है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं अपन, मतलब कि लगभग सारा हो गया है अपना, ठीक है। ओके, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद साथियों।